ऐसे मजाक मत उड़ाओ। 57 ही कर दे, ये 1 साल और बढ़ा दे, मेरठ का जिक्र कर। 1857 में झांसी की रानी का युद्ध हुआ था ना, तो ये दिनेश बीच में बोले इसलिए बता रहा हूँ मैं। 1857 में झांसी की रानी के पीछे एक बालक बंद रहा था। ये इस जन्म में ये बना है, ये सच्चे लोग हैं भाई साहब। ये फौज में था, पहले कहा गया ये शंभू, निकाल दिया इसको। आज देशभक्ति की बात कर रहे, क्यों निकाला? ऐसी थोड़ी ना देशभक्ति जागती है। शंभू फौज में था है? अरे सुन तो ले एक मिनट, तू भी केजरीवाल का मंत्री बनेगा। ये भाई साहब शंभू फौज में था, निकाल दिया। कैप्टन ने पूछा युद्ध में क्या करा? बोला जी मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला दुश्मन के हाथ काट दिए और क्या करा? बोला फिर मैंने दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, पैर काट दिए, इतनी मेहनत करी तूने, सर क्यों नहीं काटा? बोला सर तो कटा पड़ा था। निकाल दिया अगले को। बाल देख रहे हो शंभू सिंह के बाल, क्या जुल्फे है साहब। हमारे स्टार है हमारा भाई, पूरे हिंदुस्तान में जलवाए। एक बार शंभू के लिए भी तालियां बजा दो साहब। परसों मैं स्कूटी के पीछे बिठा के ले गया शंभू को। भाई साहब 3 लड़के पीछे लगते हैं, मेरे लोंडिया समझ के आधा किलोमीटर जाने के बाद बोले, मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई है? इसका पीछा कर रहा है। कह रहा शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, इतनी बुरी लुगाई बिठा रखी है। बजाओ ताली साहब के चेहरे पर हंसी। जिंदगी यही है कि ये जीवन मस्ती वाला है। मस्ती में देखो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों। आज टेंशन तो कहीं से ले लो, हमारे जीवन में तनाव कितना है। ये तमाम लोग जितने बैठे हैं, सर बैठे हैं, राजनीति का जीवन इतना आसान नहीं है। समय जन्म हुआ उत्तर प्रदेश और राजस्थान पिंकी, मेरी लुगाई का नाम भी पिंकी है, मेरे भाई का नाम भी पिंकी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये प्यार की भाषा है दोस्तों, और ये हंसी ठहाक के जीवन में यही चाहिए। टेंशन तो बहुत हो गई है, हमको इतनी ज़्यादा टेंशन रहने लगी कि हम लोग परेशान रहने लगे, बीमारियां बढ़ गई हैं। आज तमाम लोग बैठे, हमारे पास शायद कोई कमी ना हो, लेकिन बीमारियों ने हम लोगों को घेर लिया क्योंकि टेंशन इतनी हो गई। एक बार जोरदार ठाका लगा दो भाई साहब, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। कितनी? 88,000। मैंने नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ढाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। मैंने एक बार पब्लिक में ये बात कह दी, मैंने कहा एक बार जोरदार ढाका लगाने से बीमारियां दूर होती हैं, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता है? बोला नाड़ी का हस्बैंड, इसके ऊपर से ई की मात्रा हटा दे तो अलग अलग जनता मिलती है। अनिल, हाँ, अलग अलग किस्म के लोग हैं साहब, और आज हर आदमी है हंसना चाहता है। बाबा रामदेव जी ने पूरी दुनिया में योग सिखा दिया। दिक्कत जब आती है कि हम हंसी की बात को तो गंभीरता की बात को तो हम हंसी में उड़ा देते हैं, और जब हम कोई हंसी की बात करते हैं तो लोग गंभीर हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो दोस्तों जीवन में एक नियम बनाओ कि जब कोई हास्य की बात करे तो कभी बुरा ना मानो, और जब कोई गंभीर बात करे तो उसे हंसी में मत उड़ाओ। जीवन का यही मकसद है। और 4 पंक्तियां देता हूँ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, और उसके बाद एक गीत सुनाकर विराम लेता हूँ। अलग अलग लोगों का अंदाज है, उसमें क्या बात है, हर कोई अलग सिखा, कोई कुछ रहा, कोई कुछ ले जाए। दोस्त आ गया मेरे पर रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। तो मैं कहा रोते क्यों रहा है, इतना बड़ा होकर दादाजी तो मरेंगे इस उम्र में। बोला यार देर बहुत मरे। मैंने कहा कैसे? बोला यार सुबह 4 बजे टीवी पे बाबा रामदेव के सामने योग सीख रहे थे टीवी पे। बाबा मेरे भोले वाले हैं दादाजी, योग बाबा रामदेव सिखा रहे थे टीवी में से। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहाँ तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम लोगों का निवारण किया जाता है। तो सिखा कोई कुछ रहा, समझ कुछ ले। तो इसलिए जीवन में तो ये है कि हम इस मेरठ की धरा पर आए, और मैं जब भी आया हूँ आदरणीय हरिओम पंवार जी के सानिध्य में मैंने कविता पाठ किया। दोस्तों ये वो नाम जो अपनी छत्र छाया में तमाम कवियों को बड़ा करते हैं। ना केवल ये
पूरे देश में हमारे एक स्तंभ है, लेकिन छोटे हम जैसे कवियों को, आम जितने कवि हो, उनको एक शरण देते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार सारा सदन मिलके बाबू जी के लिए तालियां बजाए। और आज दिनेश भाई का जो जलवा है, एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ जिसका आदेश मुझे मिला। मैं हास्य का कवि हूँ, हास्य के नाम से ही जाना जाता हूँ, पूरे देश में इसीलिए ही बुलाते हैं कि अनिल हंसी की बात करना। लेकिन आज पवार जी ने मेरे को एक आदेश दिया, मेरे बड़े भाई दिनेश रघुवंशी जी ने एक आदेश दिया कि अनिल आज एक वो कविता सुनाना जिस कविता को हम भी बहुत मन से सुनते हैं। दोस्तों, हास्य का कवि हूँ, लेकिन हर कवि के अंदर हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, संवेदना सब कुछ विराजमान रहता है, क्योंकि कवि का हृदय और आप सबका हृदय कोमल होता है। तभी तो आप हमारी बातों पर ठाका लगाते हो, क्योंकि आपको वो बात पहुंचती है, आप भी वही सोचते हो। फर्क इतना है, हम कलम पर उतार देते हैं, आप कलम पर उतारने का समय नहीं होता, या कोई और मजबूरी लगा लो, लेकिन भावनाएं सब में होती हैं। ये सभी हास्य कर सकते हैं। तो एक रचना विशेष सुनाता हूँ सर, समर्पित करता हूँ ये अपने सब प्रबुद्ध लोगों को जो बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं देश के, इनको नमन करते हुए सुनाता हूँ। दोस्तों सुनिएगा। सीमा पर गोली लग जाती है हमारे सैनिक के, और गोली लगने के बाद दोस्तों हम सोचते हैं, अक्सर हम सोचते हैं, हम भूल जाते हैं उन लोगों को। परमवीर चक्र, परम विजेता, अगर मैं यहाँ पूछूं कि कितने लोगों को आज तक इनाम मिला है, शायद हम 100 सुपरस्टारों को, फिल्मों वालों के नाम बता देंगे, हम संगीतकारों के नाम बता देंगे, क्रिकेटर के नाम बता देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि आज 10 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम बताओ, तो 140 करोड़ के हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे। दोस्तों, सीमा पर गोली लगना और उस मृत्यु को झेलना, उसको ये जज्बा भगवान बनाकर भेजता है। सैनिक के सीमा पर गोली लग जाती है, उस सीमा पर खड़ा है, क्या सोचता होगा, मेरी कल्पना है। केवल 9 पंक्ति की कविता है, आप सब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा साहब, समर्पित करता हूँ। दत्तू आपके चरणों में कविता सुनने जा रहे हैं आप, बहुत सुनिएगा साहब, बेहतरीन रचना। इस कविता की कल्पना में मैंने बड़ी शालीन और देशी शब्दों का प्रयोग किया, कोई साहित्यिक शब्द नहीं है। और दूसरी बात ये सोचकर इस कविता की कल्पना हुई है कि कभी भी बड़े धनवानों के बेटे सीमा पर नहीं लड़ते, बड़े जो लोग हैं उनके बेटे सीमा पर नहीं होते, या तो किसानों के, या आपने देखे होंगे, या गांव के वो बच्चे हमारे सीमा पर शहादत देते हैं, वो भाई, वो हमारे बुजुर्ग, वो लोग जिनको आशीर्वाद लेकर जाते हैं, वही सीमा पर जाते हैं। तो इनके शब्दों पर भी जानना कि कितने सरल शब्दों का प्रयोग है। सांस का अंतिम पहर हूँ, हल्का सा इको देना भैया, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। व्यापारी धरना दे देता है जब मांगे पूरी नहीं होती, नेता लोग धरना दे देते हैं जब कोई मांगे मंगवानी हो, किसानों ने भी धरना दे दिया। लेकिन कभी देखा होगा कि सीमा पे जो सैनिक है, क्या उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की, उनकी कोई आरज़ू नहीं, कोई इच्छा नहीं है, उनके अंदर देश का सच्चा जज्बा है साहब। वो सीमा पर सैनिक जिसके गोली लग जाती है 2-3 मिनट के अंदर जाने वाला है, सुनिएगा साहब क्या सोचता होगा कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में। जब मेरा शव घर तक पहुंचे तो मेरी माँ को बता देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान, फिर जन्म लूंगा पिता से हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा। सबसे ज्यादा दर्द होता है माँ को जब बेटे की लाश देखती है, उसका शव देखती है, तो एक संतुष्टि भरी बात कह देना, बाकी तो उसके दिल में जो दर्द है वो है। माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, श्वास का अंतिम लहर हूँ। और एक बात और है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर पड़ी थी कि एक सैनिक जिसको पद्म
ना जाने कितना बड़ा ये पुरस्कार मिला। अखबार में कुछ दिन पहले खबर आई, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि उसके विधवा की घर की लाइट काट दी गई है साहब पैसों की वजह से। हम कहाँ घूम रहे हैं, हम कौन सी राजनीति में जी रहे हैं, हम कौन से देश में हैं। ये तो आने वाली सरकारों ने बहुत काम किया है, उनको सैल्यूट करता हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि उनकी विधवाएं जब पेंशन के लिए चक्कर काटती हैं तो उसका फौजी का दिल भी रोता है कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए। रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राह। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ दोस्तों। दिनेश भाई, भैया 3-4 साल पहले परिवार के साथ नथौला पास जाने का मेरा अवसर मिला। पहली बार वहाँ गया, थोड़ा सांस फूलता है, ऊपर चोटियों पर है, यहाँ चीन के सिपाही, यहाँ पर हिंदुस्तान के सिपाही। देखा दूर एक चोटी पर एक अकेला पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ, वहाँ पर बंदूक लेकर एक सिपाही अकेला काफ़ी दूरी पर, शायद हम वहाँ चढ़ भी नहीं सकते। मैंने कहा ये इतनी दूर सैनिक यहाँ खड़ा हुआ है। बोला जी सारा दिन ये यहीं खड़े रहते हैं, केवल ड्यूटी बदलती रहती है, हम गर्म पानी वहाँ भेजते हैं जिसको पीकर गुजारा करते हैं, रोटी एक जना देने चला जाता है। कोरोना के टाइम ऐसा समय आया जब दोस्तों हम घर में डिप्रेशन में आ गए, वो अकेला सैनिक सारे साल अपने देश की सुरक्षा करने के लिए देख रहा है, -10 डिग्री के अंदर और +60 डिग्री के अंदर वो वहाँ खड़े हो जाता है। साउथ के एक नेता ने बयान दिया, मर जाते हैं शहादत देते हैं क्या फर्क पड़ता है, तनख्वाह तो मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 5 लाख रुपए महीना हम देते हैं, आप खड़े होंगे क्या साहब? ये जज्बा केवल हिंदुस्तान के सैनिकों को भगवान ने बनाकर भेजा है। इससे अवसर इस कविता का अच्छा सुनाने को भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद, आभार स्वागत है दिनेश जी का। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ। वहां देखा केवल एक झंडा लग रहा है, एक केवल हमारा ध्वज तिरंगा, जिसको देखकर वो सैनिक उसी से हौसला लेता है, उसी से श्वास लेता है। दोस्तों हमारे तिरंगे का जलवा देखना। और अंतिम 3 पंक्तियों पर आपका प्यार चाहिएगा, सुनिएगा कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। बिल्कुल आखिरी समय है कि एक 10 सेकंड में प्राण छूटने वाले हैं और तालियां उठा देना उन शहीदों के चरणों में। दिनेश भाई सुनिएगा कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा है दो। इस बिटिया की आंखें भरी आई, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी, मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। आभार जो खड़े होकर जिन्होंने तालियां बजाई, मैं उनका आभार करता हूँ। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम। धन्यवाद, नमस्कार, जय। हालांकि